नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के 4th यूनिट का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वह है आपका शांति निकेतन का शिक्षक शिक्षा मॉडल। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो टीचर एजुकेशन मॉडल इन शांति निकेतन, इसके बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक का वीडियो अगर देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है सभी सब्जेक्ट्स की। उन प्लेलिस्ट में जाके आप जिस भी टॉपिक को देखना चाहते हैं उसका वीडियो देखिए, और उसका PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ के आप PDF नोट्स ले सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी रहेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो 3 जून से स्टार्ट है। ठीक है, 3 जून को पहला पेपर है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, 4 जून को गैप है, फिर 5 तारीख को सेकंड पेपर है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का जो पेपर है वो कब है? 5 जून को। उसके बाद 6 को फिर गैप है, फिर 7 तारीख को आपका थर्ड पेपर है। ठीक है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट, और उसके बाद फिर लगातार 8 तारीख को आपका ऑप्शनल पेपर है, जिसमें अगर आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन है तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ेंगे, या फिर टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है तो उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि शांति निकेतन का दर्शन केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करना नहीं था, बल्कि एक पूर्ण मानव का निर्माण करना था। ठीक है, बीएड पाठ्यक्रम के संदर्भ में अगर बात करें तो यह मॉडल मानव केंद्रित शिक्षा पर का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, द फिलोसफी ऑफ शांति निकेतन वॉज नॉट जस्ट टू प्रोवाइड एकेडमिक नॉलेज बट टू बिल्ड अ कंप्लीट मैन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीएड करिकुलम। दिस मॉडल इज बेस्ड एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक एजुकेशन। ठीक है, मतलब ये क्या है कि मानव केंद्रित शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण है क्या? शांति निकेतन का शिक्षक शिक्षा मॉडल। शांति निकेतन का परिचय देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है शांति निकेतन का, इसके ये कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, इसका जो एजुकेशन मॉडल है वो कैसा है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए शांति निकेतन जो है ये आपका पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि इसका जो उद्देश्य था वो था पारंपरिक 4 दीवारी वाली कक्षाओं के विपरीत प्रकृति की गोद में शिक्षा प्रदान करती है। यह केवल एक स्कूल नहीं बल्कि एक आश्रम है जहाँ जीवन के अनुभव ही शिक्षा का आधार है। मतलब शांति निकेतन का जो शिक्षा का आधार है वो क्या है? एक्सपीरियंशियल है, लाइफ ओरिएंटेड है, लाइफ जीवन से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो अनुभव है, उसी के आधार पर शिक्षा दी जाती है। शांति निकेतन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1901 में की गई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? प्राचीन जो गुरुकुल प्रणाली थी, जो गुरुकुल पद्धति थी, उसको आधुनिक संदर्भों के साथ जोड़ना था, ताकि छात्र स्वतंत्रता और प्रेम के वातावरण में चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, तो आपने देखा कि शांति निकेतन कहाँ पे है? बोलपुर, वेस्ट बंगाल में, और इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो टैगोर फिलोसफी इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड नेचुरलिज्म। ठीक है, टैगोर का दर्शन विश्व बंधुत्व और प्रकृतिवाद पर आधारित है। ठीक है, किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो शांति निकेतन का जो शिक्षक शिक्षा मॉडल है, इसमें क्या है कि बच्चों की जो रचनात्मकता है ना, उसको दबाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें मुक्त रखा जाता है। ठीक है, ताकि उनकी क्रिएटिविटी और निखर के आए। ठीक है, सामंजस्य की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो शैक्षिक दर्शन है वो कैसा है। अब हम बात करेंगे शिक्षक शिक्षा मॉडल की संकल्पना, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन मॉडल। ठीक, तो देखिए शांति निकेतन में शिक्षक बनने का अर्थ केवल विषय का ज्ञान होना ही नहीं है। यहाँ शिक्षक का प्रशिक्षण व्यक्तित्व विकास पर केंद्रित है। मतलब कि जब आप शांति निकेतन में जाते हैं टीचर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, नहीं। मतलब आपका ओवरऑल जो पर्सनालिटी है ना, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, और इसी पर केंद्रित होता है। ठीक है, शिक्षक को एक मार्गदर्शक होना चाहिए, सहयात्री मतलब फेलो ट्रेवलर होना के रूप में तैयार किया जाता है, जो बच्चों के साथ मिलकर सीखते हैं। ठीक है, वहाँ पर शिक्षकों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो बच्चों के लिए क्या बने? एक गाइड का काम करें, एक सहयात्री का काम करें। इस तरह से उनको ट्रेंड किया जाता है। कहाँ पर? शांति निकेतन में।
आगे हम लोग देखते हैं कि शांति निकेतन में शिक्षक की भूमिका क्या है। ठीक है, रोल ऑफ टीचर, तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। गुरु का स्थान क्या है शांति निकेतन में? हियर द टीचर इज कंसिडर्ड अ गुरु, दे आर नॉट जस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज बट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब गुरु का स्थान वहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर शिक्षक को गुरु माना जाता है। यह केवल ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। लव एंड एम्पैथी, प्रेम और सहानुभूति। तो द टीचर्स बिहेवियर इज नॉट रिजिड बट फ्रेंडली एंड एम्पैथिक। ठीक है, शिक्षक का व्यवहार कठोर नहीं बल्कि मित्रवत और सहानुभूतिपूर्ण होता है। कहाँ पर? शांति निकेतन में। निरीक्षक की बात करें तो शिक्षक को बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, अब शिक्षार्थी की भूमिका की बात करें तो शिक्षार्थी की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षार्थी की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जरा सा देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। तो शिक्षार्थी केवल श्रोता नहीं होना चाहिए बल्कि वह स्वयं करके सीखने वाला एक्टिव लर्नर होना चाहिए। छात्र को प्रश्न पूछने, तर्क करने और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कहाँ पर? शांति निकेतन में। ठीक है, तो शांति निकेतन में जो शिक्षार्थी की भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए? उसमें शिक्षार्थी को लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने वाला होना चाहिए, एक्टिव एक्सप्लोरर होना चाहिए और स्वतंत्र चिंतन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न जिसमें वो क्या कर सकता है? प्रश्न पूछ सकता है, तर्क कर सकता है, मतलब एकदम फ्रीली। ठीक है, कोई उस पर प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, इस तरह से चीज़ें कर सकता है। प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा से क्या मतलब है? तो टैगोर का मानना था कि दीवारें बच्चों की कल्पना को कैद कर लेती हैं। शांति निकेतन में अधिकांश कक्षाएं पेड़ों के नीचे खुली हवा में होती हैं। इसका उद्देश्य बच्चे को प्रकृति से जोड़ना, मतलब कनेक्ट विथ नेचर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, तो उसका यही है कि टैगोर का मानना था कि अगर पढ़ाई जो है कमरे में चार दीवार के अंदर कराई जाए तो उससे क्या होता है, जो बच्चे की कल्पना है, जो इमेजिनेशन पावर है, उसको कैद कर लेती हैं। तो इसलिए उनका मानना था कि शिक्षा मतलब कहाँ होनी चाहिए? खुले वातावरण में होनी चाहिए। और इसीलिए शांति निकेतन में क्या होता है कि जो कक्षाएं चलती हैं वो अधिकांश कक्षाएं पेड़ों के नीचे चलती हैं, खुली हवा में होती हैं और इनका उद्देश्य यही है कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ के रखना। कला और संगीत और साहित्य का महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो शिक्षा में कला और संगीत को अनिवार्य स्थान दिया गया है। ठीक, यह केवल शौक नहीं बल्कि छात्र के सौंदर्यात्मक विकास, मतलब एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक उपकरण है। इसके माध्यम से छात्र अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखते हैं। ठीक है, तो इनका कहना था कि शिक्षा में कला और संगीत का होना भी जरूरी है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो किताबी ज्ञान से अधिक महत्व अनुभव को दिया जाता है। छात्र बागवानी, शिल्प और सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। इसे लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है, जो व्यवहारिक ज्ञान को मजबूत करता है। तो कुल मिला के मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, न कि रोट लर्निंग पे। चरित्र निर्माण की बात करें तो शांति निकेतन में अनुशासन का अर्थ दंड नहीं बल्कि स्वानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन है। छात्रों को नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो शांति निकेतन में किसी भी तरह के डिसिप्लिन के लिए बच्चों को मतलब दंडित नहीं किया जाता है। ठीक है, अनुशासन में रहने के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं, बल्कि वहाँ पर क्या है कि स्वानुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन पर फोकस किया जाता है, जिससे छात्रों में क्या होता है? नैतिक मूल्य, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और इसी पर क्या होता है? वहाँ पर फोकस किया जाता है। मानवता एवं विश्व बंधुत्व। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग कि ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, तो टैगोर का विश्व भारती का सपना इसी पर टिका था। मतलब उनका जो विश्व भारती का सपना था वो ये था कि यहाँ शिक्षा संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाती है। पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं वहाँ पे? ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं? तो वहाँ पर का जो पाठ्यक्रम है वो कड़ा नहीं है बल्कि यह छात्रों की रुचि के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए इसमें विज्ञान, कला, भाषा और कृषि सभी का समावेश है। शिक्षण विधियां क्या अपनाई जाती हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग कि शांति निकेतन की जो शिक्षण विधि है वो कैसी है। ठीक है, तो वहाँ शांति निकेतन में जो शिक्षण विधि अपनाई जाती है उसमें क्या किया जाता है? डिस्कशन मेथड, एक्सकर्जन मेथड और रचनात्मक गतिविधियाँ। तो डिस्कशन मेथड में शिक्षक और छात्र के बीच निरंतर संवाद होता है। ठीक है, पर्यटन विधि में क्या होता है? प्रकृति में घूमते हुए सिखाया जाता है। और रचनात्मक
गतिविधियों में नाटक, नृत्य और संगीत का उपयोग करके शिक्षण कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको जो फॉलो किया जाता है। मूल्यांकन प्रणाली कैसी है, ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि शांति निकेतन का इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ परीक्षाओं का दबाव नहीं होता, मूल्यांकन निरंतर और व्यापक होता है। शिक्षक छात्र के समग्र व्यवहार और रचनात्मक कार्यों को देखकर उसका आकलन करते हैं। देयर इज़ नो प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन हियर। ठीक है, शांति निकेतन में परीक्षा का कोई दबाव नहीं होता। इवैल्यूएशन इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव। जो मूल्यांकन है वो निरंतर और व्यापक है। टीचर्स एसेस द स्टूडेंट बाय ऑब्जर्विंग देयर ओवरऑल बिहेवियर एंड क्रिएटिव वर्क। तो वहाँ पर क्या होता है कि शिक्षक जो है छात्रों के का जो समग्र व्यवहार है, ओवरऑल बिहेवियर है और उसमें उनके जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसको देखकर ही क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि शांति निकेतन का जो मॉडल है उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो छात्रों में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का विकास होता है। उनका जो मॉडल है इससे क्या होता है कि छात्रों में आत्मविश्वास जगता है और स्वतंत्रता का विकास होता है। क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पैदा होती है। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण बनता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मेरिट्स हैं शांति निकेतन की वो क्या हैं और इनकी सीमाएं भी देख लेते हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं इसके बारे में, या तो कहिए डीमेरिट्स। तो यह मॉडल बहुत अधिक संसाधनों और समर्पित शिक्षकों की मांग करता है। जैसा कि शांति निकेतन का मॉडल है इसमें मतलब बहुत ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे खास बात कि जो टीचर वहाँ पे हैं वो बहुत ज़्यादा समर्पित हों अपने काम के प्रति। बड़े स्तर के सार्वजनिक शिक्षा तंत्र में इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप अगर बड़े क्लासरूम की बात करें मास एजुकेशन सिस्टम पर तो वो संभव नहीं है कि इस तरह का जो है एक माहौल तैयार किया जा सके। आधुनिक प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव के साथ तालमेल बिठाना कठिन हो सकता है, क्योंकि जो अभी जो मॉडर्न आपका एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके साथ इसका मतलब बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरह की इसकी सीमाएं हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट में आधुनिक शिक्षक शिक्षा में प्रासंगिकता, मॉडर्न रेलिवेंस क्या है इसका, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आज के NEP 2020 के दौर में जहां होलिस्टिक एजुकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है, शांति निकेतन का मॉडल अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि शांति निकेतन का भी जो मॉडल है वो यही है कि होलिस्टिक एजुकेशन दी जाए बच्चों को और उनमें एक्स्ट्रा करिकुलम मतलब उनमें लर्निंग बाय डूइंग जो है ये उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आज का जो हमारा NEP 2020 है इसमें भी इसी चीज़ पर जोर दिया जाता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग आज की मुख्य धारा की शिक्षा का आधार है। ठीक है, तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। छात्रों के लिए उपयोगिता की बात करें तो क्या उपयोगिता है स्टूडेंट के लिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, एज अ फ्यूचर टीचर, जैसा कि आप जानते हैं कि भावी शिक्षक के रूप में यह मॉडल आपको सिखाता है कि हाउ द क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड बी, मतलब कि कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। हाउ टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन विदाउट इंस्टिलिंग फियर, बच्चों को बिना डराए कैसे अनुशासित किया जाए। हाउ टू इंटीग्रेट सब्जेक्ट विद आर्ट एंड कल्चर, विषयों को, ठीक है, कला और संस्कृति से कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, यह सिखाते हैं कि मतलब वहाँ पे ऐसा सिखाया जाता है छात्रों को कि अगर वो भविष्य में शिक्षक बनते हैं तो उनको मतलब कैसे कक्षा का वातावरण कैसा रखना है, ठीक है, बच्चों को बिना डराए अनुशासित कैसे रखना है और विषयों को कला और संस्कृति से कैसे जोड़ना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। निष्कर्ष की बात करें तो अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसका निष्कर्ष क्या है, तो शांति निकेतन का शिक्षक शिक्षा मॉडल एक ऐतिहासिक प्रयोग नहीं है, बल्कि यह आधुनिक शिक्षा के लिए एक विशेष प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस है। यह हमें सिखाता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक ऐसे संवेदनशील और जागरूक मानव का निर्माण करना जो प्रकृति और मानवता का सम्मान करे,
छात्रों को इस मॉडल के सार को समझकर अपनी शिक्षण शैली में मानवीय दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो संपन्न हुआ और अब हमारा पेपर 2 में 2 टॉपिक बचा है, एनसीएफ और एनसीईएफटी। तो इसके बारे में हम जल्दी मतलब वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे और पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आपको दे देंगे। और अब आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, पूरी तरह से फोकस करिए और तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा जिनको भी ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।